नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। इससे पूर्व हमने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के समय में, उसके शासनकाल में अमीरों के द्वारा उसके खिलाफ जो विद्रोह किए थे, उन विद्रोहों के बारे में चर्चा करेंगे और उन विद्रोहों से अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे निजात पाई और भविष्य में उनके विद्रोह न हो, इस हेतु उसने क्या कार्य किए, इसका हम विवेचन करेंगे। देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण अमीरों के विद्रोह हुए हैं। पहला विद्रोह 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के बाद, यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात आक्रमण करके विजय होकर जब वापस लौट रही थी और वो सेनाएं जब जालोर के निकट अपना पड़ाव डाले हुई थी, तब वहाँ से जो लूटा गया माल था, उस माल का बंटवारा कैसे हो, इस बात को लेकर 9 मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया था। और उनका विद्रोह इतना भयंकर था कि उन्होंने जो मुख्य शाही सेना थी उस पर आक्रमण करके, और इस शाही सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति नुसरत खां के भाई और अलाउद्दीन के भतीजे को मार दिया था। और यहाँ से काफ़ी धन दौलत लेकर इनमें से कुछ 9 मुसलमान यहाँ से निकलने में सफल भी हुए थे। शाही सेना ने इन 9 मुसलमानों के विद्रोह को बड़ी ही सफलता से, बड़ी सूझबूझ के साथ इसको दबा दिया था। उनके साथ कठोर और क्रूर व्यवहार करके उनकी हत्याएं की, उनको मार दिया। परंतु के हब्रू और मोहम्मद शाह, जो इस 9 मुसलमानों के मुख्य नेता थे, वो यहाँ से काफ़ी धन दौलत लेकर रणथंबोर के शासक हमीर के शरण में जा चुके थे। यानी आप देखेंगे कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सामने पहली बार अमीरों के द्वारा ये विद्रोह हुआ था। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के ही भतीजे अकत खान ने कर दिया था। और ये विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंबोर के शासक हमीर के खिलाफ युद्ध के लिए जब जा रहा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो मुख्य सेना थी नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में पहले ही रणथंबोर के दुर्ग को घेरे हुए थी, और जब नुसरत खां के मारे जाने की उसके पास सूचना आई, तब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर स्वयं दिल्ली से रणथंबोर की तरफ बढ़ा था। तब तिलपत नामक स्थान पर उसके भतीजे अकत खान ने उस पर जानलेवा हमला किया था। जब वो शिकार पर निकला हुआ था और अलाउद्दीन अकेला था, तब उस समय अकत खान ने अपने साथियों के साथ अलाउद्दीन पर प्राणघातक हमला किया और उसे मरा समझकर वहाँ से निकल गया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी, जो किसी तरह से बच गया था, उसने अपनी सेना के सहयोग से अकत खां को परास्त किया और उसे मौत के घाट उतार दिया था। तीसरा विद्रोह जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ रणथंबोर की किलेबंदी कर रहा था, उस समय उसके 2 भांजों उमर खां, जो कि बदायूं का सूबेदार था, और मांगू खां, जो कि अवध का सूबेदार था, उन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और उनका जो मकसद था
वो ये मकसद था कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर अभियान में व्यस्त है और वो यहाँ से शीघ्रातिशीघ्र दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे और वो राजगद्दी हत्या लेंगे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के विश्वस्त लोगों ने इन दोनों ही जगहों पर अलाउद्दीन के इन दोनों भांजों को परास्त किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ चौथा विद्रोह उसकी राजधानी दिल्ली में हुआ था और ये विद्रोह भी उस समय हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर की घेराबंदी में व्यस्त था। हाजी मौला नामक व्यक्ति ने ये विद्रोह किया था और उसने दिल्ली के कोतवाल की हत्या करके अलवी सैयद नामक व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी पर आसीन कर दिया था। यानी एक तरह से उसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पदवी पर अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को आसीन कर दिया था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के एक विश्वस्त व्यक्ति मलिक हमीदुद्दीन ने हाजी मौला के इस विद्रोह को दबा दिया, कुचल दिया और उसको मौत के घाट उतारकर वापस दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता वापस वहां स्थापित कर दी थी। इन सारे विद्रोहों को देखने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये प्रश्न आया कि आखिर अमीर लोग उसके खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहे हैं। तो उसने अपने सूझबूझ, अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला, उन निष्कर्षों के आधार पर उसने जो मुख्य रूप से 4 कारण उसके सामने आए थे। पहला कारण तो ये था कि अमीरों के पास इतना धन दौलत है कि उन्हें किसी तरह के कोई भी कार्य न करे उस स्थिति में भी उनके और उनके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सकता है। जब ऐसी स्थिति होगी तो अमीर विद्रोह करने की स्थिति या विद्रोह करने की सोचेंगे, क्योंकि उनके पास जब धन दौलत होगा तो वो अपनी सेना भी बढ़ा सकते हैं और सत्ता प्राप्त करने का जो प्रयास है वो भी उसमें वो कर सकते हैं। दूसरी बात उसने अनुभव की कि अमीर लोग जो दावतें करते हैं, जो समारोह करते हैं और इन समारोह में वो एक दूसरे से मिलते हैं, शराब की पार्टियां करते हैं, तो इन आयोजनों में वो एक दूसरे के मन की बात को जानते हैं और यहाँ वो सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने की बात भी सोचते हैं। तीसरा, उस अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अमीरों के मध्य जो वैवाहिक संबंध है, उनके जो आपस के सामाजिक और पारिवारिक संबंध है, ये संबंध भी एक तरह से विद्रोह का कारण बनते हैं। क्योंकि एक अमीर जब विद्रोह की बात सोचता है तो उसका सगा संबंधी उसका साथ देने के लिए तत्पर रहता है। और चौथा कारण अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो आया था वो ये था कि गुप्तचर जो व्यवस्था है वो काफ़ी लच्चर अवस्था में, बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है, जिसके कारण इन अमीरों के द्वारा की गई गतिविधियाँ, इनके द्वारा किए गए जो षड्यंत्रों की योजनाएं हैं, उसकी जानकारी समय पर सुल्तान को नहीं मिलती। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह निश्चय किया कि इन सारे कारणों का निदान किया जाए और इसी उद्देश्य से उसने 4 अध्यादेश जारी किए थे ताकि वो इन कारणों को समाप्त करे और समाप्त करके अमीरों के जो विद्रोह की संभावनाएं उत्पन्न हो रही है, जो भविष्य में हो सकते हैं, उन विद्रोहों को रोका जा सके। पहला अध्यादेश उसने जारी किया था कि इन अमीरों को जितनी भी भूमि दान में दी गई है या अनुदान में दी गई है, किसी कारण से इनको मुफ्त में दी गई है, उन सारी भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने जब्त कर लिया था। और साथ में ही अमीरों के पास जो भी धन संपत्ति
अतिरिक्त थी उसको भी उसने जब्त कर लिया था। यानी उसका उद्देश्य था कि अमीरों के पास सिर्फ इतना ही धन दौलत हो ताकि वो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने उनके पास जो जमीन थी उस जमीन पर भी कर लेना उसने प्रारंभ कर दिया था। यानी एक तरह से अमीरों की जो आर्थिक स्थिति थी उसको उसने कमजोर कर दिया था। दूसरा अध्यादेश उसने जारी करके अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने हर जगह पर अपने गुप्तचरों को लगाया। छोटी छोटी जगहों पर, छोटे गांव कस्बों में भी उसने अपने गुप्तचर को नियुक्त किया। और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पीछे भी गुप्तचर लगाए। और न केवल इन गुप्तचरों को लगाया बल्कि इन गुप्तचरों के पीछे भी गुप्तचर लगाए। और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो प्रतिदिन की सूचना सुल्तान तक पहुंचाए। और जो गलत सूचनाएं देता था या जो समय पर सूचना नहीं देता था उन गुप्तचरों को दंडित करने का भी प्रावधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी एक तरह से उसने अपने इस अध्यादेश के द्वारा अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करके निश्चय कर लिया कि उसके साम्राज्य में जो भी घटनाक्रम घटता है उसकी पूर्ण, सत्य और समय पर उसके पास सूचना पहुंच जाए। तीसरा कार्य उसने जो अमीरों के द्वारा दावतें आयोजित की जाती थी जिसमें मुख्य रूप से शराब वगैरह का सेवन किया जाता था, तो इन मादक पदार्थों के द्रव्यों के उपयोग और उनके विक्रय पर उसने पाबंदी लगा दी। यानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में उसने शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। परंतु कुछ समय पश्चात उसमें इसने थोड़ी बहुत रियायत दी थी। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठकर शराब पी सकता था, परंतु सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थलों पर वो शराब का उपयोग नहीं कर सकता था। और उसने स्वयं भी अपने उपयोग के लिए जो शराब के बर्तन थे उन सारे बर्तनों को उसने तोड़वा दिया और उसने भी शराब पीना बंद कर दिया था। यानी उसने एक आदर्श के रूप में अपने अमीरों के सामने प्रस्तुत किया ताकि वो भी इन सब से अपने आप को अलग कर दे। यानी जो शराब पार्टियां होती थी जिसमें षड्यंत्र रचे जाते थे उस पर भी पाबंदी लगाने के लिए उसने इस अध्यादेश का प्रयोग किया था। चौथा और अंतिम जो महत्वपूर्ण अध्यादेश उसने जारी किया था वो अमीरों के वैवाहिक संबंधों और समारोह पर नियंत्रण के लिए किया था। यानी अमीर लोग अपनी और अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह किसी दूसरे अमीर के साथ यदि करते हैं तो इसकी पूर्व सूचना सुल्तान को दी जाएगी और सुल्तान की अनुमति मिलने के पश्चात ही वो ऐसा कर सकेंगे। और यदि वो किसी तरह का वैवाहिक या अन्य सामाजिक समारोह आयोजित करते हैं तो इसकी सूचना भी सुल्तान को दी जाती थी और सुल्तान से अनुमति मिलने के पश्चात ही वो ऐसा समारोह आयोजित कर सकते थे। यानी एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इन 4 अध्यादेशों के द्वारा अपने शासनकाल के प्रारंभिक समय में जो विद्रोह हुए हैं, यानी आप देखेंगे कि 1301 ईस्वी तक ही अमीरों ने उसके खिलाफ विद्रोह किए थे, उन विद्रोहों के कारणों को जाना और उन कारणों के निदान के लिए उसने अध्यादेश जारी करके भावी में कोई अमीर विद्रोह न करे इसका उसने प्रयास किया था, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल हुआ था। यानी 1301 के बाद उसके खिलाफ किसी भी अमीर ने कोई बड़ा विद्रोह नहीं किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी इस दृष्टि से काफ़ी कुशाग्र और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था, जिसने अपने खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उनके कारणों को जाना और उनके उपाय करके उनसे निजात भी उसने पाई थी।